अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा तारिक। डायबिटिक्स विद पाकिस्तान के फेसबुक पेज पर आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। आज का हमारा ये शो जिसका नाम है ज़ियाबीतस डिसिप्लिन का एक बहाना, जिसमें हमें ज्वाइन करते हैं डॉक्टर जावेद इकबाल जो कि कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी हैं। और आज हमारा जो इस प्रोग्राम का टॉपिक है वो हम बात करेंगे न्यूरोपैथी के हवाले से कि ये आखिर न्यूरोपैथी होती क्या है। आज जानते हैं डॉक्टर जावेद इकबाल से। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। आपको हमारे इस प्रोग्राम में जो है वो एक साइड में नंबर भी लिखा आ रहा होगा जिसके ऊपर आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं और आपकी हम लाइव कॉल्स को भी शामिल करेंगे। और अभी हम पहले डॉक्टर जावेद इकबाल से जो है वो बातचीत शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? फाइन। डॉक्टर साहब, जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है इस प्रोग्राम का वो हम न्यूरोपैथी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। आपसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि ये न्यूरोपैथी है क्या और इसका डायबिटीज़ के साथ ताल्लुक क्या है। पहले आप ये बताइए कि न्यूरोपैथी होती क्या है। डायबिटीज़ के अंदर 3 किस्म की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। माइक्रोवास्कुलर यानी जो खून की बारीक नालियों को इन्वॉल्व करती हैं उसको माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं। वो एक तो आइज़ के ऊपर होती है जिसको हम रेटिनोपैथी कहते हैं। एक होता है कि नर्व्स डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, इसको हम न्यूरोपैथी कहते हैं। और कई दफ़ा किडनी की इन्वॉल्वमेंट होती है तो उसको हम नेफ्रोपैथी कहते हैं। अच्छा। यानी ये 3 मेन पेचीदगियाँ हैं जिनसे डायबिटीज़ के मरीज को बचना चाहिए। न्यूरोपैथी का मतलब होता है कि मरीज के असाब की जो तारें हैं उनके अंदर सोजश होना शुरू हो जाएगी, उनके अंदर तकलीफ, उनके अंदर डैमेज शुरू हो जाएगा। और फिर उसके नतीजे में मरीज को मुख्तलिफ किस्म की इलामात आने लग जाएंगी जो हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सही। अच्छा, इसका डॉक्टर साहब ये जो न्यूरोपैथी है इसका डायबिटीज के साथ कोई लिंक, मतलब कि अगर तो डायबिटिक न्यूरोपैथी है ना, इसको हम डायबिटीज से लिंक्ड न्यूरोपैथी की एक इकसाम होती है। आप ये कह सकते हैं कि न्यूरोपैथी की कई और रीजंस भी होती हैं जिनमें से एक रीजन डायबिटीज और मोस्ट कॉमन रीजन है डायबिटिक न्यूरोपैथी। यानी अगर आप न्यूरोपैथी के केसेस लें तो उनमें से डायबिटीज नंबर 1 रीजन पे आ जाती है। अच्छा। और इसके अलावा विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से न्यूरोपैथी हो सकती है। इसके अलावा कुछ टॉक्सिक मेटल्स होती हैं, हैवी जो मेटल्स हैं उनका इस्तेमाल जो है वो न्यूरोपैथी को लीड करता है। कुछ और डिजीजेज हैं जो फैमिलीज में रन करती हैं, उनके अंदर न्यूरोपैथी हो जाती हैं। और न्यूरोपैथी की आगे एग्जाम में देखें तो वो फिर उसकी सादा सेंसरी न्यूरोपैथी होती है जिसमें मरीज की हिस्से कमज़ोर हो जाती है, मरीज को महसूस नहीं होता। अच्छा। और मोटर न्यूरोपैथी होती है जिसमें मरीज अपने मसल्स का सही तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता या उसकी ग्रिप कमज़ोर हो जाती है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे भी आप बता रहे हैं न्यूरोपैथी के हवाले से एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि इसका डायबिटीज़ के साथ फॉर एग्जांपल न्यूरोपैथी उसी को ही होगी जिसको डायबिटीज़ है या कोई ऐसा शख्स जिसको वैसे भी न्यूरोपैथी हो सकती है? मैंने जैसे पहले बताया कि डायबिटीज एक रीजन है लेकिन नॉन डायबिटिक्स में भी न्यूरोपैथी हो सकती है। उसमें कई और रीजन होंगे न्यूरोपैथी की। ठीक है, सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी हम न्यूरोपैथी के ऊपर बात कर रहे हैं, इसकी कुछ डिफरेंट टाइप्स होती हैं मैंने सुना है। डायबिटिक न्यूरोपैथी की डिफरेंट एग्जाम होती है। ठीक है, उसमें जी जैसे अगर जो मैंने सुना पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये क्या होती है? इसका ताल्लुक किस चीज़ से होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी या जो पेरिफेरी आपका मतलब, आप पेरिफेरी से मतलब समझते हैं कि दूर वाली जगहों पे। अच्छा। या डिस्टल पार्ट्स पे। जैसे आप अगर अपर लिम्ब में देखें ऊपर वाले हिस्से में तो जो हाथ हैं वो पेरिफेरी में आते हैं। इसी तरह हम लेग्स में देखते हैं तो वहाँ पे जो पाँव हैं वो पेरिफेरी में आते हैं। ठीक है। इसको जो इन्वॉल्वमेंट होती है जहाँ पे ग्लव्स पहनते हैं, जहाँ स्टॉकिंग्स पहनते हैं, इसको ग्लव स्टॉकिंग टाइप न्यूरोपैथी भी कहते हैं। यानी उसने ग्लव्स पहनने वाली जगहों को इन्वॉल्व करना है और उसने स्टॉकिंग्स पहनने वाली जगहों को इन्वॉल्व करना है। उससे क्या होएगा कि मरीज को पाँव में तकलीफ होना शुरू होएगी और हाथों में तकलीफ होना शुरू होएगी। अच्छा। वो तकलीफ क्या हो सकती है मरीज के इलामात? मरीज के पाँव में पहले उसको लगता है कि जैसे कोई सुइयां चुभनी शुरू हो गई हैं। अच्छा। फिर मरीज कभी शिकायत करता है कि ऐसे लगता है जैसे मैं कोई पत्थरों पे चल रहा हूँ। सही। पाँव भारी भारी से महसूस होने शुरू हो जाते हैं। फिर एक वक्त आता है मरीज कहता है कि मुझे कोई सुन होने शुरू हो गए, इससे उसकी हिस्से जो है वो कम हो जाती है। नमनेस उसको कहते हैं, नमनेस होनी शुरू हो जाती है। फिर एक मरीज के ऊपर फेज आ सकती है कि उसको कोई भी चीज़ टच करे तो उसको शदीद दर्द होती है। जैसे
ये जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, अगर ये न्यूरोपैथी का शिकार है, प्रिफरल न्यूरोपैथी का और स्पेशली पेनफुल न्यूरोपैथी का, तो ऐसा हो सकता है कि रात को उनको जब कंबल उनका पाँव के साथ टकराता है, अच्छा। तो उनको उसकी शदीद दर्द होती है। इसको हम ये भी एक न्यूरोपैथी की इलामात में से शदीद इलामत है। और आपने सुना होगा डायबिटिक पेशेंट से अक्सर वो रात को कंबल जो है पाँव के ऊपर नहीं लेते, पाँव बाहर निकाल के सोते हैं। बिल्कुल, वो रिपोर्ट करते हैं कि जलन होती है पाँव में, तो इसलिए उस तरह में लगा था बर्निंग ऑफ फीट जो है ये बड़ी कॉमनली इसमें ऑब्जर्व होती है। और मैंने देखा कि डायबिटीज पेशेंट जो है वो कई दफ़ा बर्निंग ऑफ फीट के वजह से टेस्ट करवाने आता है अपने ब्लड शुगर लेवल्स, और वहाँ से डायग्नोसिस हो जाती है। तो न्यूरोपैथी की दोनों फेजेस हैं, एक बहुत पुरानी जब शुगर हो जाती है फिर होती है, और एक ये भी है कि जब डायबिटीज डायग्नोज हो रही होती है उस वक्त कुछ इलामात उस वक्त भी फिर होती हैं और बाद में वो शुगर कंट्रोल करने से ठीक हो जाती है। उसको हम रिवर्सेबल कहते हैं। अच्छा। और जो बाद में डेवलप होती है लेटर ऑन जब हाई शुगर लेवल के नतीजे में और वो परसिस्ट करती है, उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल न्यूरोपैथी। तो ये प्रेफरल की दोनों एग्जाम दो मरीजों में कॉमन है। डॉक्टर साहब, मुझे एक कंफ्यूजन सी हो रही है। कंफ्यूजन मेरी ये है कि जैसे शुगर हाई होना उसका एक सिम्टम ये भी तो हो सकता है ना कि उसको पाँव में सुइयां चुभनी जैसी महसूस हो, तो क्या हम उसको कह सकते हैं कि ये भी न्यूरोपैथी है? हाँ, बिल्कुल सही कह रही है ना। ये देखिए, इसको हम कहते हैं न्यूरोपैथिक सिम्टम्स होना। यानी आज मरीज को पता लग गया कि उसकी ब्लड शुगर 272 रह रही है, से वो डायबिटिक डायग्नोज हो गया। आपके पास वो आया तो वो कहता नहीं मेरे पाँव जल रहे हैं, मेरी आंखों के आगे धुंधलापन आ रहा है, ऐसे ही और मुझे जो प्यास ज्यादा लग रही है, ये यूरिन के लिए बार बार जाना पड़ रहा है। ये वो सिम्टम्स हैं जो शुरू में डायबिटीज पेशेंट्स को होती है। ठीक है। इनको हम न्यूरोपैथिक सिम्टम्स कहते हैं। इसको हम फुल फ्लैज इरिवर्सिबल न्यूरोपैथी इसलिए नहीं कहते। जब हम इनका ब्लड शुगर कंट्रोल करते हैं, अच्छा, तो वो जो ब्लड शुगर जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज उधर जा रहा होता है और ये ग्लूकोज की वजह से कुछ प्रोडक्ट्स न्यूरॉन्स के अंदर बन रहे होते हैं, वो रिवर्स हो जाते हैं। इसको हम रिवर्सिबल न्यूरोपैथी कह सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल स्टेज है, जब शुगर कंट्रोल होएगी तो ये वापस चली जाएगी सिम्टम्स। लेकिन एक फुल फ्लैज इरिवर्सिबल न्यूरोपैथी लेटर ऑन डायबिटीज की कोर्स में डेवलप होएगी, उसमें फिर वो रिवर्स नहीं होएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी के हवाले से, जिसमें हमने अभी पाँव के हवाले से बात की है, तो मैंने आपसे ये सवाल पूछना है कि क्या इसको पेशेंट्स को कोई सीरियस लेने की ज़रूरत है या ये खुद ही नहीं? सीरियस लेने की इसलिए ज़रूरत है, देखिए अगर आपकी न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होना शुरू हो गई हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही है, आपकी चेतियों की फेज शुरू हो गई है। अच्छा, ये वो टाइम है जो आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। अगर कोई रिवर्सिबिलिटी का उनमें से एलिमेंट है तो आप ब्लड शुगर अपनी टाइट कंट्रोल करें और अपने ब्लड शुगर फास्टिंग को 110 से नीचे रखें और रैंडम में आपकी शुगर 140 और 150 के दरमियान हो या उससे कम हो। ये वो फेज है। इसके अलावा ये है कि वैसे भी ये करना चाहिए और ये खतरे की एक घंटी है। अच्छा। देखिए, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, तो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कहते नहीं मेरे पाँव की जलन बहुत शदीद है या मेरे पाँव सुन्न होना शुरू हो गए हैं। अच्छा। अब हम कहते हैं अच्छा जी शुगर कंट्रोल कर लेते हैं जी, वो टाइम पीरियड 10-12 साल का गुजर गया होता है अगर। अच्छा। तो अब वो शुगर कंट्रोल हो गई, पेशेंट की वो जो सिम्टम्स हैं जलन की और तकलीफ हो रही है, जो दखन हो रही है, वो उधर की उधर रही। अच्छा। इसलिए कि आप इरिवर्सिबिलिटी की फेज आ गई, तो इससे पहले कि आपके मामलात इरिवर्सिबल हो जाए, उससे पहले ही उनका तदारक कर लेना चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए इसमें। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हमें चचा मियाँ ने भी ज्वाइन किया है, तो चचा मियाँ कैसे, क्या कर रहे हैं? जी चचा मियाँ क्या खा रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं? सबसे पहले छोटों को प्यार, बड़ों को हलूस बरा आदाब। अच्छा। डॉक्टर साहब, आपने मना किया हुआ है कि शुगर के पेशेंट कुछ ऐसी वैसी चीज़ ना खाएं। आज मैंने ऐसी चीज़ खाई है जिसमें मीठा है ही नहीं। पूछे क्या, गैस करें। जिसमें मीठा ही नहीं है? अच्छा, ऐसी भी कुछ चीज़ होती है? और वो थी मज़े की या नहीं? बस अभी तो खाई है, अभी मुझे मिले हैं दोस्त रास्ते में, उन्होंने मुझे खिलाई है। मज़े की थी? मज़े की थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसमें मीठा ना हो और आपको लगे कि वो मज़े की है चीज़? वो
खिला रहे थे मुझे मीठा पान। मैंने कहा नहीं, मीठा पान मैं नहीं खाऊंगा। फिर मैंने खा लिया तंबाकू वाला पीली पत्ती वाला पान। इसमें तो मीठा है ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये जो आपने हेल्थ अपनी के ऊपर एक्सपीरियंस किया है या एक्सपेरिमेंट किया है, ये भी कोई इतना आपका काबिल तारीफ काम नहीं है। इसलिए टोबैको तो इटसेल्फ काफ़ी ज़्यादा डिजीजेस करता है और आजकल ओरल कैंसर के मरीज बहुत देखे जाते हैं। कि अगर ये मैं इस तरह का पान वगैरह खाऊं, छालियाँ तो है छोड़े, पान इस तरह मीठा पान ना हो, दूसरा हो, तो वो मुझे नहीं मतलब कि मैं मुश्किल तो नहीं मेरे लिए पेश करेगा। मैं समझता हूँ कि आप ऐसा करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। यहाँ भी कुछ नहीं करना। डॉक्टर साहब उसमें तो मीठा है ही नहीं इसमें। नहीं, मैं जो देखें जो डायबिटीज के डॉक्टर्स होते हैं उनके बारे में लोग ये समझते हैं कि ये मीठे से मना करेगी सिर्फ। लेकिन देखिए हम लोगों की हेल्थ को डील करते हैं। हम लोग पहले इंटर्निस्ट होते हैं मेडिसिन में, फिर हम डायबिटीज़ के फील्ड में काम करते हैं, तो हम ओवरऑल हेल्थ का ख्याल करते हैं। तो अगर आपको खुदा न खास्ता कुछ अरसे बाद जो है वो छालिए और पान खा खा के और टोबैको यूज़ करके अगर आपकी टंग पे कोई कैंसर या छाला निकल आए तो वो भी तो इतना ही ख़तरनाक है जितना कि डायबिटीज़ ख़तरनाक है। तो इसका मतलब है अगर आपको डायबिटीज़ भी साथ है और साथ वो वाला जो दूसरा मसला मैं बता रहा हूँ वो भी साथ शुरू हो जाए तो ये इससे तो फिर मसाइल खड़े हो जाएंगे ना। दांतों का मसला हो सकता है और डायबिटीज की बीमारी की वजह से जो है वो आपके टीथ के वो उसके ऊपर इतना ज्यादा इफेक्ट आता है दांतों पे। इतने अरसे में इतनी चीजें लर्न कर ली हैं। तो डॉक्टर साहब इसका मतलब है कि ये भी चीजें जो हैं दूसरी चीजों के साथ छोड़नी चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो अब ये इस पे पैसे लगा चुका हूँ, ये पान खाने के बाद इसके बाद मैं बंद कर दूँ, ठीक है? ये चचा मी की बात से मुझे याद है कि जी जो हम डायबिटीज जब डायग्नोज होते हैं तो हम उनको सिगरेट नोशी तर्क करने का कहते हैं। उसकी वजह ये है कि जो डायबिटीज में पाँव की बीमारी है और जिसमें आपको पता है कई सारे मरीजों को खुदा न खास्ता एम्पुटेशन तक जाना पड़ता है, पाँव काटने की नौबत आ जाती है। उसमें जो खून की सप्लाई है, खून की नालियाँ हैं वो तंग होती हैं। उसमें अगर पेशेंट स्मोकर भी साथ में हो तो फिर वो रिस्क दुगना हो जाता है, बल्कि दुगना से भी ज़्यादा हो जाता है। डायबिटीज पहले से ऊपर से आप स्मोकिंग करते हैं तो उससे ये पाँव की बीमारी जन्म लेने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। तो चचा मियां अभी आप जाएं और ये आप फेंक कर आए पान। फिर वापस आऊं? नहीं, वापस आए आप, लेकिन ये पान फेंक कर आए। यहीं फेंक देता हूँ। नहीं यहाँ नहीं फेंकना, बाहर फेंक कर आए। अच्छा, फिर मैं ये फेंक के आता हूँ तो फिर उतनी देर फिर आप प्रोग्राम करें मेरी तरफ से आदाब, और आइंदा से कोई पान, कोई पीली पत्ती और कोई नीली पीली पत्ती किसी किस्म की कोई ना खाए। आदाब। चलिए इन्हें डॉक्टर साहब आपसे हम गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी करते हैं। जैसे हम न्यूरोपैथी के ऊपर बात कर रहे थे, आपने पेरिफेरल न्यूरोपैथी के हवाले से बताया। अब आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि ये ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी क्या होती है। ऑटोनॉमिक सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम होता है जो हमारे किसी भी एक्शन के किए बगैर, यानी हमारे इल्म में नहीं है लेकिन हमारी बॉडी में कुछ ऑटोनॉमिक, यानी खुद ऑटोमेटिक हो जाता है, एक ऑटोमेटिक चल रहा होता है सही, जो हमारी बॉडी के मुख्तलिफ सिस्टम्स को रेगुलेट कर रहा है। मसलन आप मुझे बताएं, आपके दिल चल रहे हैं ना इस वक्त? चल रहा है, सांस भी आ रहा है। अच्छा, अगर कोई चीज आपने खाई हुई है तो हजम भी हो रही है, वो भी हो रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है, और इसका इन चीजों को जो चीजें कंट्रोल करती हैं वो आपका नर्वस सिस्टम का वो पार्ट, इसको हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। जैसे अच्छा आप समझे एक सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप हुआ है बॉडी में, वो ब्रेन से उनकी सारी सिस्टम की कंट्रोलिंग होती है, प्रोग्रामिंग हुई होती है, और आगे नर्वस सिस्टम है वो ऑटोनॉमिक नर्व्स होती हैं जो आपके इन चीज़ों को रेगुलेट करती हैं। अब जो डायबिटिक पेशेंट है डेफिनेटली उसके जो न्यूरॉन्स हैं वो चूँकि इन्वॉल्व हो रही हैं, न्यूरोपैथी हो रही है, तो उनके अंदर ऑटोनॉमिक नर्व्स भी इन्वॉल्व होंगी।
अच्छा, अब ये जो ऑटोनोमिक नर्व्स मेनली इन्वॉल्व होती हैं, उसके नतीजे में मरीज का हार्ट रेट ज्यादा हो सकता है। ये ऑटोनोमिक की वजह से? ऑटोनोमिक वजह से। अच्छा, उसको हम कहते हैं रेस्टिंग टैकीकार्डिया। और ये क्या होता है? रेस्टिंग हार्ट रेट आपका ज्यादा हो जाता है। अच्छा, या आप स्लीप में है लेकिन हार्ट रेट आपका ज्यादा है, तो एक तो इसकी अलामत ये है। दूसरी ये हो सकता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है, जब आप बैठ के उठते हो या लेट के उठते हो, तो आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली उसकी रेगुलेशन ऐसी होती है कि ब्लड फ्लो टू द ब्रेन बेहतर हो जाता है, वो उसको बैलेंस बरकरार रखता है बॉडी का। अब ये जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, इनके अंदर चूंकि सिस्टम खराब हो गया होता है ऑटोनॉमिक का, तो एज ए रिजल्ट जब वो सो के या प्रोलॉन्ग सिटिंग के बाद चलना शुरू करते हैं, तो उनको अब ब्लड फ्लो टू द ब्रेन वो तेजी से उस तरफ रीसर्कुलेट नहीं हो पाता, रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। अच्छा, एज ए रिजल्ट उनको चक्कर आ सकते हैं, यानी उनका बीपी जब खड़े होते हैं तो गिर जाता है, रादर देन कि वो स्टेबल रहे या बढ़े, वो गिर जाता है। तो गिरता है तो उसकी वजह से उनको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। इसको हम ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी की एक मिसाल है। इसी तरह ये जो मैदे के मसाइल हैं वो शुरू हो जाते हैं, मैदा जाम होना शुरू हो जाता है, और मरीज जो कुछ खाता पीता उसको लगता है जैसे मेरा पेट भरा हुआ है, वही पेट मैदे पे चीजें जो है बैठना शुरू हो जाती हैं। मैदा जल्दी एम्प्टी नहीं होता आपका स्टोमक। अच्छा, तो जो एम्प्टिंग ऑफ स्टोमक है, ये भी एक ऑटोनोमिक सिस्टम का कारनामा है। जब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम खराब होता है तो मैदा भी जाम होना शुरू हो जाता है। कुछ लोग जो है वो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत करते हैं, और जो मेल हजरात हैं उनको कुछ ना कुछ अपने अज़दवाजी मसाइल में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ये भी एक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी की मिसाल है। और ये भी उसी तरह से कि ये रिवर्सिबल है या नहीं? या यूजुअली एट द स्टेज के जब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है तो फिर वो फेज नहीं होती कि वो रिवर्सिबल हो। हाँ, उसमें कुछ सपोर्टिव मेडिकेशन जरूर होती है जो हेल्पफुल होती है पेशेंट के लिए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कुछ डायबिटिक पेशेंट्स हैं जो कि ये रिपोर्ट करते हैं कि मुझे चीज़ें जो है वो डबल विजन जो है उसको वो रिपोर्ट करते हैं, ये पेरिफेरल नर्वस पेरिफेरल उसमें जाएगा न्यूरोपैथी में या ऑटोनोमिक? इसको हम कहते हैं पैची जो फोकल इन्वॉल्वमेंट है, किसी एक नर्व के इन्वॉल्व हो जाना। अच्छा, जैसे आपके जो फेस को नर्व इन्वॉल्व करती जो सप्लाई करती हैं उनको हम क्रैनियल नर्व्स कहते हैं। अच्छा, क्योंकि वो सारी स्कल के रहती है इसलिए उनको क्रैनियल नर्व्स कहते हैं। उनमें से किसी एक नर्व के इन्वॉल्व हो जाना या दो नर्व्स के इन्वॉल्व हो जाना, उसकी वजह से ये जो ऑर्बिट की जो इसके अंदर जो हमारे आकुलर मसल्स होते हैं, आंखों के जो पट्टे हैं, उनकी मूवमेंट्स इफेक्ट होती हैं। अच्छा, तो एज ए रिजल्ट मरीज को दाएं तरह ये जो एक्सट्रीम लेटरल देखना या कई दफ़ा मीडियल देखना, दोनों तरफ के देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। और इस किस्म की ये जो लीजन्स होते हैं, ये प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके नतीजे में मरीज को दो भी नजर आ सकते हैं। अगर आपको एक चचा मियाँ नजर आते हैं तो वहाँ दो चचा मियाँ भी नजर आ सकते हैं। तो इसका यानी डबल विजन का प्रॉब्लम हो सकता है। सही। तो ये वैसे जो प्रॉब्लम है ये आमतौर पे ब्लड शुगर कंट्रोल करने से और इंसुलिन शुरू करने से आमतौर पे रिवर्स भी हो जाती है। अच्छा, ये रिवर्स हो जाती है, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे मतलब कि हम लोग तो न्यूरोपैथी के हवाले से बात कर रहे हैं और अभी मुझे वो कह भी रहे हैं कि प्रोग्राम का टाइम जो है वो ख़त्म भी हो चुका है। हम अपने ऑडियंस से माजरत भी करते हैं कि आज का प्रोग्राम थोड़ा लेट भी शुरू हुआ, तो उसमें यह है कि नेक्स्ट टाइम हम जो है वो इस चीज़ को भी बेहतर करेंगे। और नाज़रीन, आपकी हम कॉल भी आज शामिल नहीं कर सके और कमेंट्स भी नहीं पढ़ सके, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम ज़रूर इन तमाम कमेंट्स के जवाब भी देंगे आपको, और हम पहले बल्कि कमेंट्स के जवाब देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसी टॉपिक को आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। जैसे अभी और भी ऐसी टाइप्स हैं न्यूरोपैथी की जो कि आप लोग भी शायद जानना चाहेंगे। जैसे अभी तो हमने सिर्फ पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी के हवाले से बात की है, तो अभी और भी टाइप्स रहती हैं जिनके ऊपर हम अगले हफ्ते बात करेंगे। तब तक आप भी हमसे अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो ज़रूर पूछ सकते हैं। और अभी आप लोगों से हम इजाज़त चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत कीमती वक्त में से हमारी ऑडियंस के लिए आप हर हफ्ते जो है वक्त निकालते हैं। और इसी के साथ नाज़रीन, आप लोग भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।